ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे पॉलिटिशियन चाहें तो सर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम से आते हैं तो ये शब्द जो है ना, ये आप लोग के सिलेबस के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो हमारे देश के अंदर में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, स्टेट के साथ में डिस्कस नहीं किया जैसे हमारे देश के अंदर में। और ये सोचने की बात है बेसिकली, मतलब सोच के देखो, लगभग 90,000 जो पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है वो शट डाउन हो गए हमारे देश के अंदर में। और नए 42,000 क्या 43,000 के करीब नए प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के अंदर में आ गए हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे पॉलिटिशियन चाहें तो सर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो ये जानते हैं पर लेकिन करते नहीं है। अभी यहां पर हमारे देश के अंदर में ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा जा रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, ये खुद सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की मुखिया भी रही है। और आज की डेट में ये एजुकेशन के ऊपर में आर्टिकल लिख रही है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि पॉलिटिशियन नॉर्मली पॉलिटिक्स से हटकर एजुकेशन या फिर हेल्थ के मुद्दे पर या फिर समाज के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल लिखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कहीं ना कहीं, पॉलिटिशियन अगर इन मुद्दों को बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी समझाऊंगा। और ये क्या बोलना चाह रही है कि तीन ऐसे कौन से एरिया हैं जो कि अगर हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में सुधार दे जाए तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। पर ये आर्टिकल, इससे पहले मैं डिस्कस करूं, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर में तीन ऐसी क्या समस्याएं हैं? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में जो आप लोगों को लगती है यार ये समस्या है, अगर इन समस्याओं को दूर किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि हाँ यार तुमको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे देश के अंदर में बेकार हो रहा है, मतलब क्यों बेकार हो रहा है, ऐसा क्या है कि आप लोगों को लग रहा है कि यार एजुकेशन सिस्टम रियलिटी में बेकार हो रहा है? अगर है तो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे? तो इनके द्वारा यहाँ पर इन्हीं चीजों के बारे में बात की जा रही है और यही चीजें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का एजुकेशन के बारे में, तो इन पॉइंट का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें बोलिए। सबसे पहले तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट टाइम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक तरीके का सिस्टम है जो हमारे देश के अंदर में 2020 के अंदर में लेकर आया गया। और ये बोलकर लेकर आया गया कि एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे भारत के अंदर में। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लेकर आई, फिर 1986 में इसको उल्टा कर देना, 6 और 8 को 86 हो जाएगा। और फिर तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेकर आई गई। इसका बेसिक पर्पज ये है हमारे देश के अंदर में कि कैसे हम लोग को अपना एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। तो यहां पर इसके चलते हम लोग रट्टाफिकेशन से अपने सिस्टम को दूर कर कर लर्निंग बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर में कई सारे इश्यूज हैं और ये काफी गहरे इशू हैं जिनको हम लोग को समझना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। और जो तीन एरिया इनके द्वारा बोले गए हैं वो तीन एरिया आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तीन एरिया में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप में से भी कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं खासकर हायर फी, वो तो इन्होंने यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज किया गया है कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, पहला इन्होंने बोला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, दूसरा इन्होंने बोला है कमर्शियलाइजेशन और तीसरा बोला है यहाँ पर कम्युनलाइजेशन। तो यहाँ पर तीनों शब्दों का मैं आप लोगों को मीनिंग भी बताऊंगा और किस तरीके से ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में इंपैक्ट डाल रहे हैं मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगा, जिसके चलते आप लोग रियलिटी में समझ पाएंगे कि क्या हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में ये समस्या है या फिर यहाँ पर इसके अलावा भी कोई और समस्या है। आप लोग यहाँ पर ये जो शब्द मैं आप लोग को बोल रहा हूं, ये अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इन शब्दों को आप लोग लिखेंगे, रियलिटी में बता रहा हूँ एक वेटेज होगा बहुत ही तकड़े वाला आप लोग के आंसर के अंदर में। तो इसलिए इन शब्दों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब मैं आप लोग को इनके बारे में बताता हुआ चलूंगा तो ये अकेले अकेले शब्द जो है वो पूरे के पूरे टॉपिक बन जाते हैं अगर ध्यान से आप लोग यहाँ पर इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, कईयों को तो यहाँ पर इन शब्दों को, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम से आते हैं तो ये शब्द जो है ना ये आप लोग के सिलेबस के अंदर भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं कई बार। जैसे इन्होंने बात की सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है केंद्रीकरण। दूसरा है कमर्शियलाइजेशन, यानी कि एजुकेशन को बिजनेस बना देना, इसको बोलते हैं व्यवसायीकरण। ठीक है, तीसरा होता है यहाँ पर कम्युनलाइजेशन, इसको होता है सांप्रदायिकरण। ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में एक एक कर कर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से बात की जाती है सेंट्रलाइजेशन के बारे में। रियलिटी में अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम था
वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था। यानी कि संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट जो है वो काम का बंटवारा करती है हमारे संविधान के अंदर में कि किसको क्या काम करने हैं, सेंटर को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है और दोनों को मिलकर क्या काम करने हैं, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो एजुकेशन सिस्टम जो था यानी कि शिक्षा जो थी वो स्टेट के अंदर में रखा गया था हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिसको लेकर यहां पर स्टार्टिंग से ही, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलता है अलग अलग राज्य के अंदर में, अलग अलग हमारे देश के अंदर में आप लोगों को बोर्ड देखने को मिल जाते हैं। जैसे तमिलनाडु बोर्ड, केरला बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड। तो अलग अलग स्टेट के खुद के बोर्ड है, उनका खुद का एक एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एजुकेशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में हुआ करती थी। पर लेकिन ऐसा चलने नहीं दिया गया। हमारे देश के अंदर में ये बोला कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको अगर ढंग से इंप्रूव नहीं किया गया तो देश बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए 42वां संविधान में संशोधन करके हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया 1976 में, और ये वही ड्यूरेशन है जब 75 से लेके 77 तक का हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम पर एक 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसने दुनिया भर के चेंज कर डाले थे हमारे देश के अंदर में। इसने एजुकेशन को निकालकर यहां से इस मतलब स्टेट लिस्ट से निकालकर इन्होंने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। और जैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाला गया तो ये समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आ गई अब एजुकेशन के ऊपर भी। तो यहां पर जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आ गई एजुकेशन के ऊपर में, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। और यही बात यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पर देखने को मिलती है वो थोपने की कोशिश करती है कई सारे राज्य के ऊपर में अपना पूरा का पूरा प्रभाव, और इसके चलते कई सारे राज्य प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आप लोगों को बता दूं, जो इन्होंने भी थोड़ा सा मेंशन किया है, जैसे पीएम श्री स्कीम, इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में समग्र शिक्षा अभियान, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ये गलत तरीके की टैक्टिक्स फॉलो की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि हम तुमको पैसा तभी देंगे अगर तुम हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी जो है वो स्टेट के अंदर में इंप्लीमेंट करोगे। इसी में से आप लोग को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी देखने को मिला, जिसको लेकर पूरा का पूरा तमिलनाडु और साउथ इंडिया के स्टेट जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए कि भाई इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसी के बारे में इन्होंने यहां पर ये बात बोली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये है कि भाई बोला तो गया कि भाई साहब ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन यहां पर तो सेंटर फोर्स करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कि तुमको पैसा तभी देंगे जब तुम जो है हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करोगे नेशनल एजुकेशन जो सिस्टम के तहत में। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। दूसरा इनके द्वारा क्या बताया गया कि तुमने चलो ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यार तुम लेकर आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट, पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, तुमने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे थे। क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है ना, या तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो तुमको तो डिस्कस करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि एजुकेशन तो यार सारी स्टेट का अलग अलग मुद्दा है। अलग अलग स्टेट में एजुकेशन को लेकर अलग अलग तरीके से उनके खुद के बोर्ड बने हुए हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर चलते हैं सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बावजूद भी तुम देश के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हो कि सारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, पर लेकिन किसी भी स्टेट से तुम डिस्कस ही नहीं करते हो प्रॉपर वे में कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो ये सही तरीका नहीं है जिस तरीके से तुम एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रहे हो। तो ये भी एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन का एक प्रतीक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर अगर तुम इस तरीके से चल रहे हो यहाँ पर। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात इनके द्वारा बोली गई अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो। हमारे देश के अंदर में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, स्टेट के साथ में डिस्कस नहीं किया। एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बोल दी, भाई साहब अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में किसी चीज को इंप्रूव करना है तो कोई ना कोई एडवाइजरी बॉडी होती है। हमारे देश के अंदर में सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है ऑफ एजुकेशन वो 2019 से भाई साहब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसको कोई आगे लेकर चल ही नहीं रहा है, उसको कोई एक तरीके से नहीं ढंग से उससे काम ही नहीं हो रहा है आज की डेट में। उसको जैसे नहीं डब्ल्यूटीओ के अंदर में खासकर यूएसए ने कंट्रोल लगा दिया, उसके अंदर में अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही है, तो डब्ल्यूटीओ जो है वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ ऐसे ही काम हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर। उसी के बारे में इनके द्वारा बोला गया है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो अब से 2019 से मिलना ही छोड़ चुका है यहाँ पर। तो फिर कैसे काम चल रहा है
रही सही कसर जिसको लेकर सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है मिलकर लड़ रहे हैं आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, कि भाई साहब यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है 2025 में लेकर आएगी, उन्होंने क्या बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जब वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसके चलते तो आप लोगों ने जो संघवाद का ढांचा है, फेडरलिज्म का सिस्टम जो है, तुमने उसी को ताक पर लगा दिया। तो ये भी सही तरीका नहीं है कि एक एजुकेशन सिस्टम को, जो कि एक कॉन्सेप्ट था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में, तुमने उसको कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया, अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम। तो कितने हद तक ये सही है, तो पहले तो ये वाला सेक्शन इनके द्वारा शानदार तरीके से कवर किया गया है। फिर से बता रहा हूं, इन्होंने जो बातें लिख रखी हैं उसमें कई सारी बातें मैंने ऐड कर दी, जैसे कि ये पर्टिकुलर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, पर लेकिन आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम कहां पर हुआ करता था, आज की डेट में कहां पर है। और ये ओनली एजुकेशन के बारे में नहीं है, अगर आप लोग जाकर पढ़ोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे देश के अंदर में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इसके अंदर में जैसे आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये जो शब्द ऐड किए गए, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट आप लोगों को देखने को मिले हमारे संविधान के अंदर में, जिसको लेकर बवाल हो गया था कि भाई पूरा का पूरा संविधान ही बदल दोगे क्या, छोड़ोगे नहीं क्या कुछ। तो ऐसी ऐसी भी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगी थी। तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा दुनिया भर के चेंज किए गए, प्रियम्बल में चेंज किया गया, डीपीएसपी में चेंज किया गया, 7th शेड्यूल में चेंज किया गया, पार्लियामेंट की जो ऑब्लिगेशन है कैसे कैसे चीजों को फॉलो करना है उसमें चेंज किया गया, इमरजेंसी के मुद्दों में चेंज किया गया। हमारे देश के अंदर में समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कई सारे ऐसे टॉपिक थे जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसीलिए ऐसे ही नहीं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जंगल, पेड़ पौधे, इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी पहले स्टेट की कैटेगरी में था, इनको भी सेंट्रल के उसमें एक तरीके से ट्रांसफर किया गया। तो 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो फॉरवर्ड किए गए। तो ये आप लोग बताइए कि कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे जो फॉरवर्ड किए गए। देखता हूं आप में से किस किस को याद है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इनके ऊपर में क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक हो जाता है। अगर आप लोगों से बोले कोई सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कैसे हो रहा है हमारे देश के अंदर में, तो इंडिविजुअल भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर एक पूरा का पूरा टॉपिक बन जाता है आप लोगों के लिए यहां पर ये पर्टिकुलर। अब चलते हैं अगले सेक्शन के लिए। अब कोई आप लोगों से पूछे कि यार हमारे देश के अंदर में एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो ये पूरा अलग से टॉपिक बन जाएगा आप लोग के लिए कि कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन का मतलब क्या है। पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखोगे हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, गुरुकुल जैसी व्यवस्था हुआ करती थी। तो वहां पर कोई भी बच्चा अगर जाकर पढ़ता था तो नॉर्मली उससे फी नहीं ली जाती थी, पर लेकिन उस बच्चे से क्या किया जाता था, उस बच्चे से काम करवाया जाता था। और वो एक काम भी ऐसे थे जो बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के काम करते थे, जैसे कि साफ सफाई करवाना, वहां पर मिलजुल कर खाना बनाना, या फिर भिक्षा मांग के लेकर आना। ऐसी भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इससे बच्चे की जो ईगो है वो भी नीचे हो जाती है बिल्कुल। आज की डेट में तो माँ बाप ने सब कुछ दिला दिया है, कूदे फिरते हैं, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। पर सोचो अगर आज की डेट में भी एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लेकर चल जाए कि स्कूल में जाकर सबका नंबर रहेगा कि आज ये झाड़ू लगाएगा, कल को चलकर भाई साहब ये बच्चा जो है पर्टिकुलर ये इस एरिया को साफ करेगा। यहां पर ये आज भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर में जापान में फॉलो की जाती है टैक्टिक्स। वहां पर बच्चों को बकायदा ट्रेन किया जाता है, बच्चों को बकायदा इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि कितने डिसिप्लिन में रखकर वो यहां पर चीजों को सुधार सकते हैं। आज की डेट में क्या हो चुका है, हमारे देश के अंदर में पर्टिकुलर सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया सिस्टमेटिक वे में। कैसे, देख लो यहां पर 2014 से, ये थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल हो जाता है क्योंकि 2014 से ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 2014 से बीजेपी पावर में आई है, उससे पहले कांग्रेस थी तो उसकी बात नहीं करेंगे यहां पर ये। पर लेकिन हाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि चाहे क्यों भी हो, पर लेकिन दिक्कत क्या हो रही है। इनके द्वारा बताया गया 2014 से हमारे देश के अंदर में, और ये सोचने की बात है बेसिकली, मतलब सोच के देखो लगभग 90,000 जो पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है वो शट डाउन हो गए हमारे देश के अंदर में। और नए 42,000 क्या 43,000 के करीब नए प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के अंदर में आ गए हैं। तो ये बकायदा हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है एजुकेशन से। ये आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा, जिसका ग्राउंड रियलिटी जो है वो डराने वाली है। मैं खुद आप लोगों को बता दूं, जिस गांव से, जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकल कर आया हूं, उस गांव की स्कूल के अंदर में हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है,
टीचर वहां पर प्रॉपर आज की डेट में है नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, दो दो चार चार टीचर बैठे हुए हैं, सबको वही झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं वहां पर उस स्कूल में पढ़ा करता था उस टाइम पर बहुत सारे टीचर हुआ करते थे, मतलब प्रॉपर दुनिया भर के, मतलब पूरा का पूरा गांव के आसपास वाले गांव के बच्चे भी मेरे उसी स्कूल में आया करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा स्कूल था आसपास वाले रीजन में जिसको नॉर्मली बड़ा स्कूल बोला करते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल था। पर लेकिन आज की डेट में वहां पर कोई नहीं बढ़ता है। हमारी तहसील जो है उसमें कई सारे अलग अलग प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं वहां पर, जो कि सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करते हुए नजर आते हैं। इंग्लिश मीडियम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सारे के सारे बच्चे आज के डेट में वहां पर जाते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके की हरकतें चल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 7 10 सालों के अंदर में मेरे वाला स्कूल भी मुझे शट डाउन होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके के वहां पर बच्चों की अवेलेबिलिटी है, एक टाइम पर उसके अंदर में 600 700 बच्चे, 800 1000 बच्चे पढ़ा करते थे, आज की डेट में उसके अंदर में गिनकर 60 70 बच्चे बचे हुए हैं। इससे आप लोग समझो, और उनको भी टीचर पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं। तो ये कहानी तो मैंने खुद की बता दी, जो मेरे खुद के स्कूल की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज की डेट में। पर लेकिन रियलिटी में देखो, इसका फायदा किसको हो रहा है? ये एक बिजनेस बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना उभर कर सामने आ रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये रिसेंट का अभी एग्जांपल है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया एक प्राइवेट एजुकेशन एक स्कूल के अंदर में। बच्चा जो है वो मतलब अभी 3 साल का है जस्ट, उस बच्चे का जस्ट एडमिशन करवाया। तो एडमिशन कराने का जो पूरा का पूरा खर्चा आया, और वो बहुत ही एक नॉर्मल से गांव वाले टाइप के स्कूल का है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा है, उसमें उस पर्टिकुलर उसका जो है मतलब 16,000 रुपए एडमिशन एडमिशन के खर्चे में आ गए, उसके 15 से 16,000 रुपए। और इंटरेस्टिंग क्या है, उन्होंने जो बुक्स दी यहाँ पर, वो बुक्स प्रोवाइड कराई, उस बुक्स के भी उन्होंने लगभग 4,000 रुपए ले लिए। और वे बुक्स जो है वो ऊपर अगर जाकर चेक किया, अमेजन पर वही किताबें जो है लगभग मिल रही हैं 2500 या 2600 रुपए की। मतलब वो पैकेज अमेजन से उठाया, अमेजन से मंगाया, और यहां पर वही पैकेज बच्चों को चिपका दिया, 1500 रुपए इस पर कमा लिए। भाई अलग से बस का अलग से लिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाली फैसिलिटी, और दुनिया भर की चीजें अलग से चल रही हैं। ये तो उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी स्कूल में जाना जस्ट स्टार्ट किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो पढ़ रहा है ऑलरेडी, उसको बच्चे को पढ़ना नहीं आता है अभी। उस बच्चे की कहानी मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं आज की डेट में। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर ये कंडीशन आप लोग देखो यहां पर। तो ये यही बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जो कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन का किया जा रहा है, ये बड़ा बर्बाद कर रहा है आज की डेट में। और खासकर एक ऐसा सेक्शन समाज का जो कि यहां पर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी जैसे तैसे करके अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश करता है यहां पर। तो इसकी वजह से क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो सिस्टम रह नहीं गया आज की डेट में। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कील के जो पैसे भी जाते हैं यहां पर, उसको प्रिंसिपल आपस में बांटते हुए नजर आते हैं। ये ऐसी ऐसी घटिया हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर बच्चों को प्रॉपर वीकली केले प्रोवाइड कराने हैं, तो केले प्रोवाइड नहीं कराएंगे यहाँ पर, उस पैसे को अपनी पॉकेट में लगाएंगे। सारा का सारा सिस्टम भ्रष्ट पड़ा हुआ है। अभी एक न्यूज बड़ी वायरल हुई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक आईएएस ऑफिसर थे, और वो मतलब मुझे इतना घटिया लगा वो न्यूज पढ़कर, मतलब मेरा मन किया कि ऐसे इंसानों को खड़े कर बीच चौराहे पर थप्पड़ मारूं मैं खुद जाकर। वो इंसान जो है आईआईटी का पास आउट है, आईआईटी, ठीक है। उसके बाद में उस इंसान ने यूपीएससी क्लियर किया। उसके बाद में वो इंसान जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एक ऐसी पोजीशन पर जाकर बैठ गया कि यूपी के अंदर में जितना भी इन्वेस्टमेंट यहां पर तुम करोगे, तो यहां पर यूपी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी फ्रेंडली पॉलिसी ला रखी है। तो वो इंसान जो है उसका मुखिया बना दिया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो वो इंसान क्या कर रहा है कि जो भी आकर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भी आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट का 5% उसकी जेब में डालेगा, उसके बाद में इंसान जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउ करेगा। योगी साहब को पता चल गया, इस इंसान को सस्पेंड कर दिया। मतलब अगर तुमको इतना ही पैसा कमाना था यार, तू आईआईटी का पढ़ा लिखा बंदा है, जाकर कुछ बिजनेस कर अपना। अगर तुझे पैसे की इतनी ही मतलब इतनी ही भूख है तेरे अंदर पैसे की, तो इतनी हरकतें कर रहा है यहाँ पर कि जिस इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर कई सारे लोगों को जॉब मिल सकती है, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें अपडेट हो सकती है, उसको तो ऐसी हरकतें से लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो वैसे तो एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं भाई साहब, वैसे तो पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में घटिया हरकतें आप लोग देखो क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी आज की डेट में। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आ रही है, इन चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो बाकायदा सिस्टमेटिकली अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियलिटी में जेन्युइनली प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट करने का एक तरीका आप लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में यहाँ पर। ठीक है, आप लोग के पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, दूर जाना पड़ेगा आप लोगों को, तो वहां पर बच्चे दूर नहीं जा पाएंगे, वैसे समस्या देखने को मिलेगी। आधे से ज्यादा लड़कियों को स्कूल जो है उनका छूट जाएगा यहाँ पर। तो इसकी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सेसिबिलिटी भी आज की डेट में जो है वो डाउन होती जा रही है, क्योंकि आप लोग के गांव में जो स्कूल हुआ करते थे, अब सिटीज में स्कूल नॉर्मली देखने को मिलते हैं, गांव में स्कूल नहीं रहते, क्योंकि वो प्राइवेट वाले आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यहां पर चाहे लोन की बात कर लो, चाहे आज की डेट में ग्रांट की बात कर लो, भाई इनके रेट भी बढ़ गए। यानी कि अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को कोई एजुकेशन लोन लेना है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इनके रेट तक आज के डेट में बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई बच्चा अगर लोन लेना चाहता है, तो नॉर्मली लोन लेने के लिए उसको अलग से उस चीज के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कहां जा रहा है, फिर से किस और हम लोग जा रहे हैं, नहीं गाना है कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, तो वो वाली कहानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि कौन सी दिशा में लेकर चल रहे हो, कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को आप लोग बंद कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इन्होंने जो भी डेटा यहां पर दिया है, जो भी यहां पर इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, उन सारे के सारे पॉइंट पता है इन्होंने कहां से लिखे हैं, इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया है। पार्लियामेंट्री की कमेटी की रिपोर्ट 364 रिपोर्ट की बात की इन्होंने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड राइट टू एजुकेशन के बीच में क्या कंफ्लिक्ट आ रहा है, कि एक साइड तो आप लोग कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन है, 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट है एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एक साइड में आप लोग एजुकेशन को कमर्शलाइज करते जा रहे हैं। तो कैसे एजुकेशन मिलेगी आप लोग बताइए। फाइनेंशियल बर्डन जो है इतना पड़ेगा बच्चों के ऊपर, नहीं बच्चों का तो नाम लिया जा रहा है, पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। तो डायरेक्टली बच्चे क्या, बच्चों के ऊपर क्या बर्डन पड़ेगा, पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। ऊपर से इन्होंने दूसरा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कि आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फोर्स कर रही हैं, ठीक है, कि बच्चों को अपनी जो फीस है उसको बढ़ा रही है और तुम लोन ले लेकर फीस को अपनी पे करो यहां पर। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो आज की डेट में अलग ही कहानी चल रही है। तो कहां पर जाकर हम लोग एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं, अगर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो कोई रोक टोकने वाला नहीं रहेगा। खुद गवर्नमेंट अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को बंद कर देगी, ये तो वही बात होगी कि बीएसएनएल को तुम बंद कर दो, भाई जियो आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा, ऐसे ऐसे कई सारी कंपनी आ जाएंगी, वो उठाकर अपना मजे लेते हुए घूमेगी यहां पर। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी आप लोगों को यहां पर। तो यहां पर हायर एजुकेशन फाइनेंशियल सर्विस जो है आज की डेट में लोन देने वाली, भाई धड़ल्ले से मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती है लोन देने के लिए। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। तो राइट टू एजुकेशन सिस्टम जो आप लोग लेकर आए थे, राइट टू एजुकेशन में फंडामेंटल राइट आप लोगों ने बनाया था, तो किधर से फंडामेंटल राइट रह गया। तो ये इन्होंने जो पर्सनली मुझे पता है क्यों पसंद आया इनका ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, इन्होंने अलग अलग टॉपिक लिख दिए पूरे के पूरे। कोई आप लोगों से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में मेंस का पूरा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये लिख दिया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन के बारे में पूरा एक मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। तो ये अलग से पूरा एक टॉपिक हो गया आप लोग का। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि लोन महंगा होता जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद होता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में आज के दिन में कोई फीस की कोई बाउंडेशन ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भाई साहब 1-1 लाख रुपए उससे ठग लेते हैं। अगर ठीक से स्कूल के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, सोच के देखो किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब मैं हैरान हो गया, मतलब समझ रहे 4,000 रुपए की किताब किताब यहाँ पर पूरा का पूरा क्लासेस हो जा रही है इतने में। यहाँ पर एनसीईआरटी का आप लोग कोर्स देखो यहाँ पर, मतलब एक अलग ही लेवल की लूट मची हुई है भाई साहब। तो ये कोई रोकने वाला ही नहीं है यहाँ पर। और सरकार अपना हाथ खींचेगी तो पहले तो तुमने, मतलब इरिटेटिंग चीज मुझे ये लगी कि पहले तो तुमने संविधान में संशोधन करके स्टेट गवर्नमेंट से पूरा का पूरा सिस्टम छीन लिया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। अब कॉन्करेंट लिस्ट में डालने के बाद में तुम इस चीज को सिस्टमेटिक वे में लेकर चल ही नहीं रहे हो अब तुम इसको यहाँ पर। ये आप लोग समझ रहे हो। मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगा, अभी मैं आप लोगों को रियलिटी में मैंने एक दिन डिस्कस भी किया था, एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं एप्लीकेशन पर, मतलब दुनिया भर के टीचर खरीदे बैठे हैं उस क्लासेस को, मेरे पास से मेल आते हैं, वो अलग अलग पढ़ा रहे हैं अलग अलग एजुकेशन के अंदर में जाकर यहाँ पर, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर इन एनसीईआरटीज की क्लासेस को पढ़ पढ़ के। तो मतलब मैं अलग ही मैंने कहा वाह यार, मतलब एक चीज मुझे अच्छी भी लगी और दूसरी चीज मुझे ये भी लगी कि मैंने कहा ये देखो यहाँ पर, मतलब उन्हीं क्लासेस को अगर आज की डेट में जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रेजेंट किया जा रहा है आज की डेट में, अगर देखो आप लोग यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो यहाँ पर मुझे हंसी आई इस चीज को लेकर, कह रहे सर आपका एनसीईआरटी की क्लासेस ली थी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। मैंने कहा ठीक बात है। और कहा कि सर मैं प्राइवेट ट्यूशन भी दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक बात है। प्राइवेट ट्यूशन के 2,500 रुपए ले रहा है वो बंदा। मैंने कहा यार इतनी फीस क्यों ले रहे हो मैंने कहा तुम यहाँ पे कोर्स लेकर 1,400-1,500 रुपए का, और मैंने कहा वहां पर उसी को पढ़ा रहे हो जाकर 2,500 रुपए पर बच्चे से तुम ले रहे हो यहाँ पर। मैंने कहा तुमको तो इतनी सस्ते में मान लीजिए यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई थी, एटलीस्ट यार तुम तो सस्ते में करते। मैंने कहा 500 रुपए फीस ले लेते यार, 499 कुछ ऐसा फीस ले लेते, और नहीं चलो 999 ले लेते, 2,500 रुपए फीस ले रहे हो यहाँ पर। और उसके पास में उसने बताया था, मुझे लग रहा है सर 35 से 40 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, ठीक है, तो 2,500 रुपए फीस ली जा रही है। तो ये चीज थोड़ी सी लगती है मुझे कि यार जब तुमको ऑलरेडी कहीं पर चीजें अफोर्डेबल वे में मिल गई है। इस बंदे का जो आईएएस का मैंने एग्जांपल दिया, वो आईआईटी से पढ़ा, बिल्कुल सस्ते में पढ़ लिया, यूपीएससी की सारी फैसिलिटी मिल गई, उसके बाद भी वो घपले कर रहा है। यार तू तो कहीं घूस देकर भी नहीं आया, तुझे तो वैसे भी देश के लिए हित में काम करना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती, ठीक है।
तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों को कहीं से अगर जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को एम्स से पढ़ाई करवा दिया आप लोगों ने, यार एम्स में कितनी सस्ती पढ़ाई हो गई है। अब डॉक्टरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार अपनी फीस जो है थोड़ी सी सस्ती रखें। यहाँ पर मैं भी गला दिखाने गए, यहाँ पर जब मेरे गले में दिक्कत हो रही थी, आंखों में दिक्कत हो रही है, तो इनको मैं दिखाने गया, तो भाई साहब समझ रहे हो मतलब 800 रुपए फीस ले रही है एक विजिट के। यहाँ पर मैंने कहा यार क्या मतलब हद हो रखी है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई 1500 रुपए फीस ले रहा है, एक जगह दिखा 800, दूसरा यार 1500 रुपए। मैंने कहा ये देखो क्या मतलब लूट मची हुई है। उसके बाद में 2,500-3,000 रुपए की गोलियां पकड़ा दी हाथ में। तो ये समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो मतलब किस लेवल की कहानी चल रही है यहाँ पर। तो इनके ऊपर में कुछ तो होना चाहिए। तो वही अगर सारी चीजें हर जगह वही देखने को मिल रही है आप लोगों को, तो सरकार अगर हाथ खींचेगी तो यहाँ पर बर्डन किसके ऊपर में पड़ेगा। और ये खुद सरकार जान रही है, क्योंकि अपोजिशन की जो मुखिया है वो खुद ये आर्टिकल लिख रही है। तो इसका मतलब सबको पता है ये चीजें। तो वही बात होगी, हमाम में सब नंगे, वो वाली बात देखने को मिल रही है आप लोगों को। अब तीसरे पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर ये इसी का है, जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में कमर्शलाइजेशन में सबसे बड़ा टॉपिक तो रह गया भाई साहब, जिसके ऊपर में सारी बातें टिकी हुई हैं। ये है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। इसको कैसे छोड़ देंगे भाई साहब, इसके बिना तो टॉपिक कवर ही नहीं हो सकता पूरा। क्योंकि करप्शन आज की डेट में नसों में भरा पड़ा है। आज की डेट में अगर चीजों को आप लोग ध्यान से देखोगे, चाहे आप लोग यहां पर बात कर लें, इसका तो पूरा उदाहरण ही आप लोग के सामने है ना आज की डेट में, कैसे कैसे स्कैंडल निकल कर आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आज की डेट में खुद सरकार को भी पता है, पर लेकिन बात करने वाला चाहिए कौन भाई साहब, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन जो काउंसिल है यहाँ पर, या फिर एनटीए के बारे में आप लोग बात कर लो। इन्होंने कितनी अतकी उतारी, बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया इसके खिलाफ में आवाज उठाते उठाते। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ लो, किस तरीके से आज की डेट में किस तरीके से मुद्दे को, अगर कोई प्रोटेस्ट बच्चा करता है, उस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बता देते हैं लोग कि भाई साहब ये तो पॉलिटिकल है। यहाँ पर तुम नकल करवाओ, तुम पेपर लीक करवाओ, तुम अपॉइंटमेंट मत दो, तुम री एग्जाम कराते कराते रहो यहाँ पर, तुम यहाँ पर आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें लेकर आओ, सारी हरकतें तुम करो, और हम उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा बता दिया जाता है। तो ये सिस्टम आप लोग समझ लो। तो करप्शन और मिसमैनेजमेंट का एक जीता जागता उदाहरण हो चुका है आज की डेट में हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम। तो ये पूरा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कैसे इंपैक्ट डाल रहा है लोगों को, किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होता जा रहा है, तो ये वाला एंगल भी आप लोगों का पूरा एक टॉपिक हो जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पर लेकिन मुझे एक ये चीज मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे आर्टिकल ये भी थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो रहा था मैंने कहा जो लिख रही हैं ये सारी चीजें, इनके पास में भी पावर कितने लंबे समय तक रही है। इन्होंने भी कुछ ज्यादा कुछ ऐसा बढ़िया काम किया नहीं है कि बोले बहुत ही बढ़िया काम कर दिए। अगर इतना बढ़िया काम करके जाती तो आज ऐसा नहीं बैठा होता। तो दूसरे के टाइम पर तो लिखने बैठ जाते हैं, चलो सही है। अब यहाँ पर कल को चलकर ये पावर में आ गए तो सेम काम बीजेपी वाले करेंगे, वो आर्टिकल लिखते हुए नजर आएंगे कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया। ब्लेम गेम चलता रहता है भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरी बात ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कि भाई जड़ों को हिलाने वाली बात, ठीक है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में कम्युनलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, खासकर जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। तो इनका यह मानना है कि यहाँ पर एक तरीके से जितनी सांप्रदायिक जो चीजें होती हैं खासकर उस वाली डायरेक्शन में यहाँ पर चलने की बात की जा रही है। मतलब कहने का क्या है कि एक पर्टिकुलर थॉट, एक पर्टिकुलर चीजों को, विश्वास को किसी चीज के ऊपर में थोपने की बात आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मतलब क्या है, एक तरीके से आप लोग ये समझो कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जिस तरीके से हिस्ट्री को मॉडिफाइड किया जा रहा है, तो उसको लेकर यहां पर ये अपनी बातें लिख रही हैं कि हमारे देश के अंदर में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका रिवीजन किया जा रहा है, जिसमें से कई सारी चीजें, जैसे गांधी जी का जो एसेसिनेशन किया गया, किसके द्वारा किया गया बताइए, गांधी जी को गोली किसने मारी, उन चीजों को बुक से हटाया जा रहा है यहां पर, ठीक है। नाथुराम गोडसे के बारे में जो नेगेटिव चीजें लिखी थी उन चीजों को हटाया जा रहा है। जो मुगल थे वो थे तो हिस्ट्री का पार्टी ना, अब हिस्ट्री हो गए तो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री की तरह होनी चाहिए यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुगलों की लिखी गई सारी की सारी हिस्ट्री सही है, कुछ चीजें अलग तरीके से लिखी गई है वहां पर, तो चलो ठीक है चेंज करना। पर गांधी जी का एसोसिएशन करने वाले चीजों को किस तरीके से आप लोग चेंज कर रहे हैं। प्रियम्बल के अंदर भी यहाँ पर बात की जा रही है कई बार कि सेक्युलर वर्ड को हटा दो, ऐसी कई बार बातें चलती रहती है कि ओरिजिनली संविधान में था नहीं तो फिर से हटा दो, उसके लिए यहाँ पर बात चल रही है कई सारी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मुद्दे यहाँ पर आप लोग के सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। नाथुराम गोडसे के द्वारा जो गोली मारी गई थी, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, जाकर उसके बारे में ध्यान से पूरी स्टोरी उठाकर देखोगे, तो जब जेल में नाथुराम गोडसे को यहां पर बेसिकली भेजा गया, तो बहुत सारी किताबें ये बताती हैं कि वो इतना पश्चाताप फील कर रहे थे जिसकी कुछ हद नहीं है। वो कह रहे थे कि मुझे जिस तरीके से मतलब चीजें हो गई, मैं अनजाने में जिस तरीके के काम कर गया, मुझे अगर अगला जन्म मिला तो मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो करता हुआ नजर आऊंगा। ये खुद इस इंसान ने लास्ट में बोला,
ठीक है, उस अगर किताबें पढ़ोगे उसके बारे में, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या है आज की डेट में, तो ये सही तरीका नहीं है इस तरीके से सिस्टम को चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम को। तो ये हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। एक आइडियोलॉजी बेस्ड एकेडमिक बनाना है यहाँ पर, जो आज की डेट में खासकर ऐसे प्रोफेसर को अपॉइंट किया जा रहा है जो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और एकेडमिकली वो पुअर क्रेडेंशियल देखने को मिलते हैं, यानी कि एकेडमिकली ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोग आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरीके का अलग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे क्या है, एजुकेशन सिस्टम की नींव हिलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। इंक्लूडिंग हमारे देश के अंदर में आईआईटी, आईएम्स और कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो पॉलिटिकल लॉयलिस्ट से भर गई है, यानी कि ऐसे लोगों से भर गई आज के डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी के लॉयलिस्ट है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बातें करते हैं। वरना एजुकेशन सिस्टम का पॉलिटिसाइजेशन कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम को आप लोग देखो, एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन बताता हूं, क्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर में पॉलिटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, यस या फिर नो? जी हां, एजुकेशन सिस्टम के अंदर में पॉलिटिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, वरना फ्यूचर में अच्छे नेता कैसे निकल कर आएंगे अगर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाएंगे। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं, पॉलिटी बोलो नॉर्मली, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। पर लेकिन क्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर में पॉलिटिक्स होनी चाहिए? तो ये कभी नहीं होनी चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में पॉलिटिक्स होगी तो इंडिपेंडेंट माइंड और इंडिपेंडेंट थॉट वाले लोग आप लोग कभी निकाल कर नहीं लेकर आ पाओगे। वो किसी न किसी आइडियोलॉजी के सने हुए लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सही तरीके से सही डिसीजन नहीं लेकर आ पाएंगे। तो इसलिए यहां पर फिलहाल के टाइम पर कई जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है तो डाइल्यूट की जा रही है एकेडमिक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम की। जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का और लीडरशिप, जब टीचिंग ही बर्बाद होगी तो फिर यहां पर अच्छे लीडर निकल कर नहीं आएंगे, अच्छे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो उसके बेसिस पर हम लोग को चीजों को समझना पड़ेगा। तो जो इनके द्वारा चीजें बताई गई हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि भाई इन चीजों को चेक करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके चीजें चलती रही कि सेंट्रलाइजेशन होता रहा, प्राइवेटाइजेशन होता रहा यहां पर, और कोई आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता रहा, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में इसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो खत्म होती जा रही है और एक इंक्लूसिव क्वालिटी देखने को मिलेगी। यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो राजा नहीं बनेगा जो हकदार होगा, क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी एजुकेशन सिस्टम की। तो ये समझने वाली बात यहां पर हो जाएगी। तो इसी के चलते पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है दो चीज, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए भाई साहब, पर दो चीज ऐसी है जिसमें से सरकार को कभी भी अपने हाथ नहीं खींचने चाहिए। पहला नंबर आता है हेल्थ का और दूसरा नंबर आता है एजुकेशन का। ये दो चीज में से सरकार को कभी भी, चाहे कितनी भी भुखमरी क्यों ना आ जाए सरकार के पास में, पर इन दो चीजों को जिस दिन सरकार ने छोड़ दिया उस दिन समझ लेना देश की नैया जो है वो आप लोग को डूबती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर इसके अंदर में कोई भी प्राइवेट वाला घुसेगा तो प्राइवेट वाला हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको कैसी हेल्थ सर्विस मिल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम जा रहा है। अगर उस चीज से उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहां पर देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट का आना नेगेटिव है, प्राइवेट का आना भी सही है। देखो कम कम एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए चीजों को लेकर। अगर कोई प्राइवेट अफोर्ड कर सकते तो प्राइवेट में जाए, पर लेकिन अगर किसी के पास में अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है तो उसके लिए कम से कम गवर्नमेंट अवेलेबल होने चाहिए ना। ये खुद हमारे संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी के अंदर में चीजें डाली है दुनिया भर की, कि अगर आज की डेट में कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है अगर उसको केस लड़ना है, तो भाई खुद डीपीएसपी में ये चीजें डाली गई हैं कि भाई उसको सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अपना केस लड़ सके। तभी तो पता चलेगा क्या सही था क्या गलत था। तो इतना कम से कम आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। वन ऑफ द एक बेहतरीन आर्टिकल बोल सकते हो जिसमें तीन टॉपिक मैंने कवर कर दिए। पूछे कोई सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन के बारे में, या कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन के बारे में, या आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट किया जा रहा है कम्युनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन के बारे में, तो तीनों की डायमेंशन बता दी। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल एंगल बता दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को बता दी, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के बारे में आप लोगों से बात कर ली, जो कि यहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में बात करता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। और कंक्लूजन आप लोगों के सामने कि कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कट कर कर अपने पास में रख लेना। एजुकेशन का एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करता हूं आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई। तो तीन टॉपिक आप लोग यहां पर कवर हो गए पर्टिकुलर इस आर्टिकल के अंदर में। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलता हूं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों को लेकर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि एक बच्चा जो है मुझे कई दिनों से मैसेज कर रहा है, और मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को बताई है। ये बार बार यही क्वेश्चन आप लोग रिपीटेडली पूछते हुए नजर आते हो कि सर अभी एग्जाम पास में आ रहा है तो रिविजन कैसे करें। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बता रखी है
कि रिवीजन करने का एक महारा एक तरीके से इतना फाड़ू तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, और वह है टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना, पुराने पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना, उनके थ्रू अपना रिवीजन करना। एक दिन में किताब लेकर बैठ जाओगे, 2 पेज पढ़ोगे, थक जाओगे, पर लेकिन टेस्ट लगाने बैठोगे तो हजारों टॉपिक में को निकल जाओगे और बहुत सारे टॉपिक याद रह जाएंगे। बैकग्राउंड में जाकर जब एनालिसिस करोगे तो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। भले ही क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, मार्क्स मत देखो मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसीलिए कहता हूं कि बस बैठ के प्रैक्टिस करो। और कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो 110 टेस्ट है इनमें को होकर निकल जाओ। फाउंडेशन आप लोगों का तैयार हो जाएगा दुनिया भर का। इसके अंदर में रिवीजन टेस्ट भी आप लोगों को दे रखे हैं, हर एक जगह पर आप लोगों की टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है। आप लोग के फ्री टेस्ट हो रहे हैं संडे में 12 बजे डेली, हर संडे में फ्री टेस्ट होता है, क्विज होते हैं आप लोग के 2 आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फ्री आप लोग के चल रहे हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से अलावा कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। और कोशिश करो लैपटॉप में कर लो या मोबाइल में कर लो। लैपटॉप में करोगे वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना आराम से, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है।